अच्छा, आज हम लास्ट टाइम हमने डिस्कशन शुरू की थी कि हम डेटाबेस के टेबल के अंदर रिलेशनशिप बना सकते हैं। लाइक दो टेबल आपस में सिंक हो गए चल सकते हैं। उसकी आज हमने कोड एग्जांपल करनी है ताकि हम अपनी डेटाबेस के अंदर ऐसे टेबल बना सकें जो एक दूसरे के साथ सिंक हो के चलें। उसके अंदर प्राइमरी की और फॉरेन की का जो कंसेप्ट है वो हमने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, यहाँ पे एसक्यूएल अलकेमी के अंदर जो हम यूज़ कर रहे थे, तो इसके अंदर एक इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन है रिलेशनशिप के ऊपर, जिसके अंदर इसने मल्टीपल रिलेशनशिप जो हैं वो एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे बन सकते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल है जिसके अंदर दो टेबल हैं, एक यूज़र का और एक पोस्ट का टेबल है। जब भी कोई नई पोस्ट हम क्रिएट करेंगे तो वो किस यूज़र की पोस्ट है वो हमने उसके साथ लिंक करनी है। जिस तरह फेसबुक के अंदर होता है, जब हम पोस्ट करते हैं तो वो किस यूज़र की पोस्ट है वो पता लग रहा होता है। तो इसका मतलब है कि यूज़र का जो टेबल है और जो पोस्ट का टेबल है वो आपस में लिंक हैं किसी रिलेशनशिप के अंदर, ताकि जब भी हम कोई नई पोस्ट क्रिएट करें उसके अगेंस्ट कोई नया यूज़र जो है वो उसका भी डाटा होना चाहिए। अच्छा, ऐसा करने के लिए हमारे पास एक तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि जब एक टेबल जब हम बनाते हैं तो उसका हमें एक मॉडल बनाना पड़ता है, और वो बेस मॉडल जो है वो हमें एसक्यूएल अलकेमी का जो बेस है डिक्लेरेटिव बेस, उसको इनहेरेंट करके हम एक टेबल बनाते हैं। तो टेबल का नाम रखते हैं, जैसे हमने यूज़र्स जो है वो रख लिए। अब जब हम उसका कोई भी कॉलम जिसको हम प्राइमरी की डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके अंदर हम प्राइमरी की ट्रू सेट करते हैं। जिस तरह उसकी टाइप डिफाइन करते हैं इंटीजर या डिफरेंट, इसी तरह हम उसका प्राइमरी की जो है वो ट्रू सेट करते हैं। एक तो ये चेंज हमें अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, दूसरा जो मेजर चेंज है वो ये है कि जब पोस्ट का टेबल हम बना रहे होंगे, जैसे पोस्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया एक टेबल, उसके अंदर आईडी टाइटल तो वो पोस्ट के रिलेटेड है, लेकिन उसमें एक यूज़र आईडी की है जो एक्चुअली जिसके अंदर दूसरे टेबल यूज़र की डाटा जो है वो पड़ा होगा। वो कैसे, हमने यूज़र आईडी कॉलम जो है वो इंटीजर होगा। अब उसको हमने डिफाइन ये किया है, ये फॉरेन की है। फॉरेन की मतलब ये है कि इसके अंदर जो डाटा आके सेव होगा वो यूज़र टेबल की आईडी का डाटा सेव होगा, और जब डिलीट होगा तो हम कैस्केड डिलीट करेंगे और नल लेबल जो है वो फॉल्स है। अच्छा, कैस्केड का मतलब ये है कि अगर आप सॉफ्ट डिलीट करेंगे, अगर हमें कोई पोस्ट डिलीट करनी है तो उसके अगेंस्ट जो है वो यूज़र भी डिलीट, लेट्स सपोज अगर हम कोई यूज़र डिलीट करते हैं तो उसके अगेंस्ट सारी पोस्ट भी डिलीट होनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि लेट्स सपोज एक यूज़र हमने क्रिएट किया, उसके अगेंस्ट हमने पोस्ट क्रिएट की, अब हमने यूज़र ही डिलीट कर दिया तो अब उसका जो फॉरेन रिलेशनशिप है वो मसला करेगा। तो इस सूरत में हमारे पास कैस्केड का ऑप्शन आता है कि हम उसको अलाउ करते हैं कि जैसे डिलीट हो तो सॉफ्ट डिलीट होना चाहिए। यानी पहले अगर हम कोई यूज़र डिलीट करना चाह रहे हैं तो उसके लिंक जो जितनी भी पोस्ट हैं वो भी डिलीट होनी चाहिए, ताकि कोई भी मिसमैच जो है वो ना हो। तो मेनली जो मेजर चेंज है वो ये है कि अगर हमारे पास आईडी का कॉलम है यूज़र टेबल के अंदर, उसको अगर आप किसी भी दूसरे टेबल के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपके पास फॉरेन की करके प्रॉपर्टी है, जिसके पहले पैरामीटर में आपने डिफाइन करना है कि किस की के साथ इस की को कनेक्ट करना है। तो हमने यूज़र्स के अंदर जो आईडी की है उसके साथ इस यूज़र आईडी को लिंक करना है। तो अब एक्चुअली जो भी ये वाली आईडी होगी, सेम आईडी हमें यूज़र आईडी के अंदर भी पास करनी पड़ेगी। और ये जैसे अगर कोई हम डाटा डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो यूज़र के अंदर, तो उसके रिलेटेड जितने भी पोस्ट हैं वो डाटा भी हमें डिलीट करना है। अभी के लिए ये रिलेशनशिप जो है वो छोड़ दें, वो पॉपुलेशन के लिए है। फ़िलहाल ये इस चीज़ पे जो है वो फोकस करें। हम सेम चीज़ अगर हम रेप्लिकेट भी करें, हमने लास्ट टाइम बनाया था मॉडल, उसके अंदर टूडो के अंदर ही बना लेते हैं।
अच्छा, हमने जैसे क्लास टू डू बनाई थी ऐसे क्लास यूज़र्स बनाइए। टेक्निकली तो ये टू डू के बजाय टू डूज होना चाहिए, एक से ज़्यादा टू डूज हो सकते हैं ना, टेबल है। तो हमने इसी तरह क्लास जो है वो यूज़र्स बनाई है। यूज़र में आईडी प्राइमरी की हमने सेट कर दी है, और यूज़र का टाइटल नहीं होता, नेम होगा, और यूज़र की ईमेल होगी, और साथ में पासवर्ड हम डेटाबेस में नॉर्मली सेव नहीं करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। आईडी, नेम, ईमेल, और अभी के लिए इतना हम जस्ट रख लेते हैं। आईडी, नेम, ईमेल और पासवर्ड हम हैश करके स्टोर कर लेंगे, और ये 3-4 चीज़ें जो है हमने इसके अंदर सेट कर दी हैं। अब अगर हम टू डूज़ के अंदर चाहते हैं कि ये यूज़र टेबल जो हमने बनाया है, अब किस यूज़र की कौन सी टू डूज़ हैं ये हमें आपस में लिंक करनी है एक्चुअली। तो जब भी नया टू डू बनाना है तो हमें ये भी बताना है कि ये किस यूज़र की टू डू है। तो इसका मतलब ये है कि यूज़र को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा टू डूज़ के साथ। अब अगर ऐसा करना है तो उसके करने के लिए हम एक नई की बनाएंगे यहाँ पे, यूज़र आईडी। अच्छा, अब ये यूज़र आईडी इंटीजर है, लेकिन इसके अंदर जो है वो हम नंडे पर इसका ट्रू फॉल्स करते हैं, फॉरन की सेट करेंगे। अच्छा, अब फॉरन की के अंदर हमने डिफाइन ये किया जो यूज़र का टेबल है, यानी ये यूज़र्स का जो टेबल है उसके अंदर जो आईडी है वो ये यूज़र आईडी के साथ हमने बाइंड कर दी है। तो इसके अंदर एक ये चीज़, दूसरे इसके पैरामीटर में हमने ऑन डिलीट पे कैस्केड को सेट करना था ताकि सॉफ्ट डिलीट जो है वो पॉसिबल हो। अंदर बोल दो उसको, वो ना आगे ऑन कर दो। अच्छा, अब फॉरन की के अंदर हमने यूज़र डॉट आईडी सेट कर ली है, और सेम जो है वो यूज़र के अंदर उसकी आईडी सेट है। तो अब पहले हम टेक्निकली टू डू क्रिएट करने से पहले हमें पहले यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यूज़र, जब भी हम यूज़र में एंट्री करेंगे तो हमें यूज़र आईडी चाहिए। अब यूज़र आईडी क्या है? ये फॉरन की है। अब ये एक्चुअली वो आईडी है जो हमने यूज़र के अंदर क्रिएट किया। तो अब यहाँ पे वन टू मैनी का जो रिलेशनशिप है वो बन रहा है। क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा टू डूज हो सकते हैं किसी एक यूज़र के। तो इसका मतलब है यूज़र आईडी सबकी सेम होगी, लेकिन टू डूज एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये हमने यूज़र आईडी को एक्चुअली बाइंड कर दी है यूज़र्स के अंदर। अच्छा, एक और चीज़ इसके अंदर हमें देखनी है, वो ये है कि हम पॉपुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर जब भी कोई पोस्ट रीड हो तो उसका जो उसके अगेंस्ट जो यूज़र है वो भी साथ में आ जाए। लाइक हमें दोबारा से रिक्वेस्ट ना करनी पड़े। लाइक मैं चाहता हूँ कि एक टू डू फैच करके लेके आओ, और वो किस यूज़र का टू डू है वो यूज़र भी लेके आओ। तो अब ये दोनों चीज़ें, मतलब हमें दो टेबल में से डाटा चाहिए होगा ना, क्योंकि यूज़र के टेबल में यूज़र का डाटा पड़ा है और पोस्ट के टेबल में या टू डू के टेबल में टू डू का डाटा पड़ा है। तो अगर मैं टू डू फैच करके लेके आ रहा हूँ तो उसके अगेंस्ट कौन सा यूज़र है वो अगर मैं फैच करना चाह रहा हूँ तो हमारे पास ये रिलेशनशिप की मौजूद है। उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अच्छा रिलेशनशिप को हम इंपोर्ट कर लेते हैं एसक्यूएल कामी से, और इसको बोल देते हैं यूज़र्स और बैक पॉपुलेशन। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये यूज़र की एक नई की बनेगी। जब भी हम डाटा फैच करेंगे उसमें एक यूज़र की भी होगी, और उसके अंदर जो भी उस पर्टिकुलर टू डू का अगेंस्ट यूज़र होगा उसका रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली इसमें आगे बैठ जाएगा। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें दो टेबल को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हमारे लिए ORM जो है वो खुद से ये जॉब जो है वो डन कर देगा। मतलब वो यूज़र आईडी में तो ऑलरेडी पड़ा नहीं है, यूज़र की आईडी सिर्फ पड़ी है। तो
अब जब मैं टू डू लेके आऊँगा तो उसमें सिर्फ यूज़र की आईडी होगी, यूज़र नहीं होगा। अगर हम ये रिलेशनशिप बनाएंगे इससे क्या होगा, जो एक्चुअल यूज़र है यानी उसके अंदर ये यूज़र की एक ऑब्जेक्ट बनेगा और उसके अंदर आईडी, नेम, ईमेल और पासवर्ड भी होगा। यानी उस यूज़र का जिसने वो टू डू बनाया है वो लेगा तो डेफिनेटली इस यूज़र आईडी की मदद से, कि इस यूज़र आईडी की मदद से वो उस यूज़र का सारा डाटा लेके इसमें पॉपुलेट कर देगा। तो लेकिन वो मल्टीपल है ना, की वैल्यू पेयर्स, मतलब अगर उसको पाइथन की तरह सोचे तो वो किस तरह फिर एक ही कॉलम में एक डिक्शनरी बना देगा। डिक्शनरी बना के स्टोर नहीं कर रहा, ये रीड करने के पर्पज़ के लिए है। जब हम डाटा को फेच करेंगे ना डीबी में से, तो उस वक्त वो फिर सारे टू डूज लेके आएगा, टू डूज और उनके साथ जो बाइंड यूज़र हैं वो भी लेके आएगा। तो ये रीड पर करने के मतलब समझो कि इसको भी के लिए ख़त्म कर देते हैं। डीबी में इतनी चीज़ें सेव होंगी, आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कंप्लीटेड और यूज़र आईडी। वो डीबी में सेव करने का मकसद नहीं है, उसका मकसद ये है कि जब डीबी से रीड की रिक्वेस्ट होगी ना, तो उस टू डू के साथ उसका यूज़र भी बाइंड होके आना चाहिए यूज़र की के अंदर। ये मकसद है। वो अब हम ट्राई करेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा। लेकिन इतनी बात समझ आ गई ना आपको कि हमने लिखा टेबल नेम अंडरस्कोर नीचे उसके सेक्टर का होगा क्या का होगा यहाँ पे टेबल नेम के पीछे अंडरस्कोर में लगाया हमने। ये क्या का होगा, ये टेबल नेम, ये टेबल नेम का ये जो है ये पर्टिकुलर समझो ये क्या करता है कि जब हम एक मॉडल बनाते हैं ना टू डूज, ये डीबी के अंदर किस नाम से मॉडल बनाएगा ये हम उसका नाम डिफाइन कर रहे हैं। अब उसको कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं, ये जो हमारी क्लास होती है समझो उसके अंदर कुछ हम ऐसे पैरामीटर मतलब कुछ ऐसी कीज़ डिफाइन कर सकते हैं जो डिक्लेरेटिव होती हैं। लाइक वो हम जो भी चीज़ यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे ये क्लास की प्रॉपर्टी बन जाती है ऐसे को। तो वो जैसे ही हमारा कंस्ट्रक्टर रन होता है तो इसके अगेंस्ट वैल्यू सेट हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसके अंदर वैल्यू सेट की हुई है, हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये रन होगा ऑटोमेटिकली ये डीबी के अंदर इस नाम से टेबल सेटअप कर देगा। अच्छा, अब फॉरेन की का कंसेप्ट समझ में आ गया कि अगर हमने कभी भी किसी टेबल को किसी दूसरे टेबल से कनेक्ट करना है तो उसके अंदर फॉरेन की का हमारे पास फंक्शन है जो एसक्यूएल कमी से इंपोर्ट होगा और उसके बाद उसके अंदर यूज़र डॉट जो भी आपने किसी भी टेबल के साथ कनेक्ट करना है उस टेबल का नाम उसके साथ आईडी। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी एक ही यूज़र आईडी मतलब यूज़र के टेबल के साथ ही ये कनेक्ट हो सकता है, दूसरे टेबल्स के साथ भी इसका रिलेशनशिप बन सकता है। जैसे अगर हम यूज़र आईडी के साथ कोई और टेबल भी हमारे पास हो लाइक हम कोई एक और टेबल भी बना सकते हैं। अगर यहाँ पे एड्रेस कर लेते हैं उसका नाम, ये मैंने अब एक और टेबल एक्चुअली बना दिया और इसका नाम हम रख लेते हैं अच्छा, अब हमारे पास एक टेबल है यूज़र्स का और एक टेबल है एड्रेस का। इसको मैं ऊपर रख लेता हूँ ताकि और समझ आ जाए। और एक टेबल है हमारे पास एड्रेस, यूज़र्स और टू डूज। अब एड्रेस वाले जो टेबल के अंदर हमने बाइंड करना है, हर यूज़र का एक एड्रेस होगा, सही है। तो इसका मतलब एड्रेस की एंट्री के लिए हमें यूज़र आईडी चाहिए क्योंकि वो किस यूज़र का एड्रेस है ये जानना ज़रूरी है ना। तो इसका मतलब एड्रेस को हमें बाइंड करना है यूज़र के टेबल के साथ। तो कैसे बाइंड करेंगे, यूज़र आईडी फॉरेन की यूज़र। और अब जब भी एड्रेस क्रिएट होगा उसमें हमें यूज़र आईडी जो है वो सेट करनी पड़ेगी।
अच्छा, अब मैं ये आपको बात बताना चाह रहा था कि अब एड्रेस जो है वो यूज़र के साथ भी बाइंड है और सेम उसको हम जो है टू डू के साथ भी बाइंड कर सकते हैं एड्रेस को। लाइक मैं चाहता हूँ कि एक एड्रेस, टेक्निकली ये अभी हमारे इस सिनेरियो में तो सही नहीं बैठ रहा है, लेकिन समझने के लिए कि अगर आप एक ही टेबल के साथ दो चीज़ों को बाइंड करना चाहें, तो जैसे एड्रेस आईडी एड्रेस डॉट अच्छा, एड्रेस की भी चूंकि अपनी एक आईडी है और यहाँ पे नेम की जगह पे जिप आ जाएगा, जिप कोड, और स्ट्रीट सिटी। ठीक है, ऐसे हमने इसका एक एड्रेस बना लिया। तो अब टू डू के अंदर हमने एड्रेस आईडी को भी बाइंड कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर कि एक टू डू क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, यूज़र की आईडी भी चाहिए और साथ में एड्रेस की आईडी भी चाहिए। दो चीज़ें चाहिए फिर टू डू क्रिएट हो सकता है। तो इसका मतलब है कि पहले, और टेक्निकली तो हम वैसे ही समझने के लिए ये कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि एड्रेस होगा, मतलब जब भी कोई नया यूज़र हम क्रिएट करेंगे तो उसका एड्रेस नहीं भी क्रिएट करें तो वो चलेगा। उसकी रीज़न ये है कि वो हमने यूज़र के साथ तो बाइंड नहीं किया ना एड्रेस को, लेकिन अलबत्ता जब भी एड्रेस में हम एंट्री डालेंगे फिर हम बाइंड करेंगे। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जब भी एक नया यूज़र क्रिएट करें हम, तो उससे पहले हम उसकी एड्रेस आईडी इसको डालें। यहाँ पे टेक्निकली हमें इसको रिलेशनशिप बनाना चाहिए, यानी उस यूज़र का एड्रेस कौन सा है ये तो बताना पड़ेगा ना। अब जब भी नया यूज़र क्रिएट होगा तो उसमें हमें एड्रेस आईडी डालनी है और यहाँ पे यूज़र आईडी डालने की ज़रूरत मेरा ख्याल है नहीं है, क्योंकि एड्रेस आईडी के अंदर एड्रेस को हमने यूज़र के अंदर सेव कर लिया है ना। तो पहले हम एड्रेस क्रिएट करेंगे तो फिर ही यूज़र क्रिएट करेंगे ना। तो उससे क्या होगा कि फिर किस यूज़र का कौन सा एड्रेस है वो बाइंड हो जाएगा, क्योंकि जब नया यूज़र क्रिएट होगा उसमें एड्रेस आईडी आ रही है। तो हम यूज़र से उसका फॉर्म जब सबमिट करवा रहे होंगे तो उस वक्त हमारे पास एड्रेस भी होगा, सारा डाटा एक ही दफ़ा में आएगा। तो हम पहले एक एंट्री करेंगे एड्रेस टेबल में, उससे जो आईडी आएगी उस आईडी को लेके फिर हम एक यूज़र के टेबल में यूज़र क्रिएट करेंगे और उस यूज़र के टेबल से एक डाटा लेके हम फिर यूज़र आईडी लेके टू डू क्रिएट करेंगे। तो अब तीन एक्चुअली हम चीज़ें आपस में बाइंड कर रहे हैं। पहले यूज़र आएगा फिर एड्रेस आएगा। नहीं, पहले अगर हम टेक्निकली तो यूज़र क्रिएट होने के बाद फिर यूज़र आईडी से बाइंड कर लें एड्रेस को। हाँ जी। तो फिर जब हम यूज़र्स फैच करके लेके आएंगे, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली हम गलत कर रहे थे कि हमें ये सेम चीज़ जो जिस तरह से हमने टोडू के साथ बाइंड किया, सेम चीज़ हमें यूज़र बाइंड करना पड़ेगा इसके साथ। और यहाँ पे एड्रेस आईडी, अगर हम एड्रेस आईडी यहाँ पे भी देते हैं ना तो फिर तो दोनों चीज़ें क्रिएट नहीं होंगी, क्योंकि यूज़र क्रिएट करने के लिए एड्रेस आईडी चाहिए और जब एड्रेस आईडी क्रिएट कर रहे हैं तो यूज़र आईडी चाहिए, तो वो मिसमैच होने की वजह से इशू आएगा। अब ठीक है कि यूज़र जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रिएट हो जाएगा हमेशा, और जो है यूज़र जब हम क्रिएट करेंगे उसके अंदर क्या एड्रेस का टेबल सेपरेट बना हुआ है ना, तो उसके साथ उसका फॉरेन की के साथ रिलेशनशिप है। वो तो समझने के लिए बना रहे हैं कि रिलेशनशिप, अगर कम्प्लेक्स रिलेशनशिप आए तो कैसे बनाना है, एक टेबल दूसरे टेबल से बाइंड कैसे होगा, वो समझने की खातिर ऐसा कर रहे हैं हम।
ये ज़रूरी है ऐसे बना। देखो जैसे अब यहाँ पे तो ज़रूरी है ना कि टू डू के अंदर तो नहीं यूज़र का रिकॉर्ड रख सकते, तो यूज़र को सेपरेट बनाना है, टू डू को सेपरेट बनाना है। लेकिन यूज़र क्रिएट कर रहा है टू डू, उसकी आईडी भी यूज़र टू डूज़ में क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हमने फिर फॉरेन की का रिलेशनशिप बनाया। तो इसी तरह समझाने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी का एड्रेस ना हो किसी यूज़र का, तो भी उसको यूज़र को बना दें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यूज़र के साथ यूज़र और टू बना दें आप, वो तो बन गया ना। इसमें तीसरे कॉलम में बिना शो करें, दो ही कॉलम चलने दें, दो टेबल चलने दें, दो चलने दें, वो ज़्यादा ईजी है। चलो अब ठीक है, अभी तीसरा नहीं है फिलहाल, हमने कमेंट कर दिया। एक यूज़र है, एक टू डू है, दो चीज़ें हैं बस। अब इसमें तीसरी चीज़ हमने नहीं शामिल की अभी तक, ठीक है। अब अगर हम इसको करें रन, इस माइग्रेशन को रन करना पड़ेगा हमें, तो एलेम्बिक के साथ उसमें दो चीज़ें थी ना। एक, हम जब भी चेंजेस करते हैं अपने मॉडल में तो हम रन करेंगे एलेम्बिक रिवीजन, ऑटो जनरेट करेंगे और उसमें रिवीजन का कोई भी नाम लिखेंगे। वो क्या करता है, वो हमारे लिए फ़ाइल क्रिएट कर देता है वेरिएंट के अंदर, ये काम करता है ना। और दूसरी लाइन में क्या करना था, एलेम्बिक अपग्रेड हेड, वो क्या करता है, पुश कर देता है। जो भी हमने नई चेंजेस किए हैं वो डेटाबेस के अंदर पुश कर देता है, अपडेट कर देता है। अब इसको हम देखते हैं कि ये चेंज जो है वो अपीयर होता है या नहीं। तो इसमें हम इसकी रिवीजन का नाम रख लेते हैं रिलेशनशिप, न्यू टेबल यूज़र एडिड एंड क्रिएट रिलेशनशिप विद द टू डूज टेबल, ठीक है। तो ये हमने हिट कर दिया। नहीं, अभी वो कह रहा है कि उसको कोई इशू आया। मॉडल्स में, टू डू मॉडल में रिलेशनशिप शायद यूज़ नहीं कर रहे थे। ये भी गलत नहीं है, पोर्ट हो गए। अच्छा, ये सक्सेसफुली पहले हमने क्रिएट कर लिया उसका कॉन्टेक्स्ट और चीज़ें, रिलेशनशिप भी बना लिया। अच्छा, फाइल उसने क्रिएट कर दी है नया वेरिएंट के साथ, तो एलेम्बिक के अंदर वेरिएंट में नई फाइल जो है वो क्रिएट हो जानी चाहिए। ये वाला न्यू टेबल यूज़र्स एडिड, यही है ना। उसने वो सारी रिवीजन बाकी चीज़ें डाल दी। अब हमने क्या करना था, रिवीजन क्रिएट हो गई है। रिवीजन मतलब कि अब हमने कोई मॉडल में नई चेंजेस, डीबी में नई चेंजेस लेके आए हैं उसकी। हाँ, इस वक्त हमने एक नया यूज़र का टेबल बनाया है और उसको टू डूज़ के साथ बाइंड किए। अच्छा, अब हमने इसके अंदर एलेम्बिक हेड की कमांड चलानी है, यूवी रन एलेम्बिक क्या हुआ, ये वी चलाना था ना। ये अब डीबी से कनेक्शन बना के तो टेबल वगैरह क्रिएट कर देगा। अच्छा, सेटअप हो गया। अब टेबल प्लस के अंदर हमने इसका बनाया था ना कनेक्शन, इसका था, ये था शायद ना। अब एक यूज़र का टेबल आ गया है, यूज़र्स, और एक अदद जो है वो टू डूज़ का टेबल आ गया। और यूज़र आईडी के साथ हमने उसको बाइंड कर दी है, ठीक है। जो ऑलरेडी क्रिएटेड है उनके अंदर नल वैल्यू है, क्योंकि तब तो कोई फॉरेन की एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन अब फॉरेन की जो है वो एग्जिस्ट करती है।
अच्छा, अब अगर आप देखें ना तो यहाँ पे मैं जूम अगर करूँ, प्लस जूम नहीं शायद होता, नहीं जूम नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे फोकस करें तो यूज़र आईडी के साथ ये एरो बना हुआ है टेबल प्लस के अंदर। इसका मतलब ये है कि ये यूज़र आईडी जो है वो किसी दूसरे टेबल के साथ लिंक्ड है। अगर आप इस पर क्लिक भी करोगे ना, वो आपको देखो यूज़र टेबल में लेके जा रहा है और वो वाली आईडी सर्च कर रहा है, लेकिन चूंकि हमारे पास रिकॉर्ड ही कोई नहीं है तो इसलिए सर्चिंग भी परफॉर्म नहीं हो रही। तो अगर हम नया यूज़र क्रिएट करते हैं अभी, शायद डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो गई है। हम उसके डेटाबेस में ये वाला प्रोजेक्ट है, इसको डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं। अच्छा, यूवी रन यूवी कॉमन और एल्टी पाथ, कॉलन ऐप, इसका नाम शायद टूडूज हो गया ना, हम टूडू इंपोर्ट कर रहे थे और यहाँ पे भी टूडूज। उसके बाद अब चल रहा है, ठीक है। तो अब जब हम कोई भी नया टू डू क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो अब इसको हमें एरर देना चाहिए। तो नहीं है ना कोई, तो हम एक नया टू डू क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अब इसको एरर देना चाहिए कि हमें यूज़र आईडी प्रोवाइड करो ना, तो इसका मतलब पहले हमें यूज़र बनाना पड़ेगा, तो उसकी हम एक एपीआई बनाएंगे। तो क्रिएट टू डू, इसका नाम क्या रखा था हमने, और टू डू था। तो इसके अंदर हमारे पास बॉडी में टाइटल डिस्क्रिप्शन कंप्लीटेड जा रहा है। पहले नल चूँकि ट्रू किया हुआ था, इस वजह से वो इवन तो अगर हम नई भी यूज़र आईडी पास कर रहे थे, मैंने भी नया टू डू क्रिएट किया है, उसको वो क्रिएट करने दे रहा है। तो हमें एक्चुअली इसको अलाउ नहीं करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नल लेवल फॉल्स कर दिया कि नल नहीं हो सकती, उसकी वैल्यू हमें देनी पड़ेगी यूज़र आईडी हर केस के अंदर। अगर हम यूज़र आईडी देते हैं तो यूज़र आईडी देने के लिए पहले फिर हमें यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा। तो यूज़र क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नया राउट बनाते हैं क्रिएट टू डू की तरह का, उसका नाम रखते हैं क्रिएट यूज़र। क्रिएट यूज़र और रिस्पॉन्स मॉडल सेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो डाटा हमें लेके आना है, एक पाइडेंटिक का मॉडल बना लेते हैं यूज़र के लिए। यूज़र क्रिएट, उसमें क्या क्या चीज़ें लेनी है हमने, नेम, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। इसको लेके हम यूज़र क्रिएट जो है वो करेंगे। तो या पासवर्ड जो है वो स्ट्रिंग है।
एम्प्टी स्ट्रिंग मैंने इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी है। अच्छा, अब रिक्वायर्ड कर देते हैं ये हम पास करेंगे यहाँ पे। जब डीबी का सेशन हमारे पास आ जाएगा गेट डीबी, यहाँ पे हम इसको देंगे यूज़र का मॉडल, तो यूज़र इंपोर्ट हो गया और इसमें चीज़ें आएंगी नेम, और वो हमें आएगा यहाँ से यूज़र में से यूज़र डॉट नेम, और ईमेल में आ जाएगा यूज़र डॉट ईमेल, और पासवर्ड में आ जाएगा यूज़र डॉट पासवर्ड। अब ये हो गया वैलिड यूज़र, नाम रख लेते हैं इसका, और वैलिड यूज़र जो है वो रिटर्न कर देंगे हम। उसके बाद ये एक नया यूज़र बन जाएगा और उस यूज़र की आईडी भी हमें रिटर्न हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ से सेम यूज़र ही रिटर्न कर दी है कि उसकी क्या आईडी है। अच्छा, अब ऐसा करने के बाद जब हम टू डूज़ में आएंगे तो टू डू में क्यूरी में हम क्रिएट जहाँ कर रहे हैं टू डू, इसका नाम क्रिएट यूज़र रखना है। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास एक और फील्ड आएगी डेट इज़ कॉल्ड यूज़र आईडी, और उसको हम पैरम में ले लेते हैं। ठीक है, तो यूज़र अंडरस्कोर आईडी, अब जो भी ये यूज़र आईडी होगी ये भी हम पास कर देते हैं यहाँ पे यूज़र आईडी इक्वल टू, तो यूज़र आईडी जो भी पैरम में आएगी हमारे पास वो हमने लेके उसको भी पास कर दिया है टू डूज़ को, और उसके अगेंस्ट फिर वो हमारे पास सेव हो जाएगा। तो हम एक्चुअली यूज़र आईडी भी साथ में पास कर रहे हैं। तो इसको सेव करते हैं, सेव करके ये रीलोड हो जाएगा दफ़ा। तो हम पहले यूज़र क्रिएट करेंगे, पोस्टमैन पे आएंगे, पोस्ट की रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है, उसका नाम है क्रिएट यूज़र, और बेस पाथ है HTTP लोकल होस्ट 8000। रिक्वेस्ट करके देख लेते हैं जा रही है या नहीं जा रही है। बॉडी उसको चाहिए, वो हम रा टेक्स्ट जेसन, और इसके अंदर हमने ईमेल test@gmail.com, और क्या पास करना है ईमेल यूज़र और नेम टेस्ट, और पासवर्ड एडमिन। ठीक है, ये हमने पास करके इसको क्रिएट किया। अच्छा, यूज़र क्रिएट हो गया और आईडी हमारे पास क्या आई 1। अब हमने क्रिएट करना है यहाँ से टू डू। अगर हम वैसे ही हिट करेंगे तो मेथड नॉट अलाउड, और साथ में हमें अब इसकी आईडी पास करनी है जो कि 1 है। अब इस 1 का क्या मतलब है, यूज़र के साथ बाइंड है ये। तो यहाँ पे अब हम इसका डाटा देंगे यूज़र बाइंड टाइटल, यूज़र बाइंड डिस्क्रिप्शन, कंप्लीटेड जो है वो पॉज कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हिट करते हैं। अब ये आईडी 15 यानी टू डू नंबर 15 क्रिएट हुआ है, लेकिन ये बाइंड है यूज़र नंबर 1 के साथ। तो अगर हमारी टेबल की अब क्या सूरत हाल है उसको रिफ्रेश करते हैं, यूज़र्स में आते हैं,
अजान भी हो जाए। यहाँ पे एक यूज़र जो है टेस्ट के नाम से जो हमने जिसका पासवर्ड एडमिन रखा था वो क्रिएट हो गया है और इसकी आईडी 1 है। और ये टू डू एक नया क्रिएट हुआ है लर्न यूज़र बाइंड टाइटल के नाम से, ये वाला। इसके साथ उसके अंदर यूज़र आईडी 1 बाइंड है, यानी इवन अगर मैं आप इस पर क्लिक भी कर रहे हो तो ये इधर आपको लेके आ रहा है। इसका मतलब है ये टू डू जो है उसके अंदर यूज़र आईडी 1 जो है वो सेव हो गई है। और ये जो यूज़र आईडी 1 है ये एक्चुअली यूज़र की आईडी है, ये जो इधर 1 है। तो जब भी अब नया टू डू हम क्रिएट करना चाहेंगे तो हमें यूज़र आईडी भी साथ में पास करनी पड़ेगी। वो भी हमने 5 पैरामीटर के थ्रू ली है, वो आप बॉडी पैरामीटर में भी पास कर सकते हो या आप क्यूरी पैरामीटर भी पास कर सकते हो। तो भी मैंने 5 पैरामीटर में पास किए टू डू क्रिएट करते हुए उसके यूज़र कौन सा है। तो जो भी अगर हम रॉन्ग आईडी देंगे तो वो फॉरेन की क्रिएट नहीं करेगा उसको, मतलब उसको वो यूज़र नहीं मिलेगा, और जब वो यूज़र नहीं मिलेगा तो उसका बाइंड नहीं कर पाएगा उसके साथ। तो वो हमें एरर थ्रो करेगा कि आपने जो है वो रॉन्ग आईडी, एक्चुअली आप रॉन्ग फॉरेन की मुझे प्रोवाइड कर रहे हो। अच्छा, अब इसका मतलब है जब भी टू डू बनाएंगे तो हमें साथ में यूज़र आईडी। अब एक चीज़ ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आएगा टेबल प्लस के अंदर डाटा के साथ स्ट्रक्चर लिखा हुआ। अब जब आप इस पर क्लिक करते हो ना तो ये आपको पूरा स्ट्रक्चर बताता है, लाइक के टू डू जो है उसका स्ट्रक्चर ये है, उसकी आईडी int 4 डाटा टाइप है, वो नलेबल हो सकता है या नहीं, नो। बाकी सारी फील्ड उसकी नलेबल येस हैं, सही है। उसके बाद जो है जैसे टाइटल नलेबल येस हो सकता है, डिस्क्रिप्शन की बार कैरेक्टर 255 जो है वो डाटा टाइप है वो नल हो सकता है। उसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करने का आपने कोई मेथड डिफाइन किया है या नहीं उसका पता लग सकता है। आपने कोई एक्स्ट्रा चेक लगाया है कि जब भी डाटा सेव हो तो ये चेक पास हो, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। आप कमेंट सेट कर सकते हैं, आप फॉरेन की देख सकते हैं कि कोई आईडी जो है वो किसी दूसरे टेबल की फॉरेन की के साथ लिंक है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप उसका स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे स्ट्रक्चर पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसी तरह यूज़र पे जाएंगे, उसका स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह करके आपने एक टेबल जो है टू डूज उसके साथ अपने यूज़र को बाइंड कर दी है, लेकिन इसको आपने एक चीज़ सेट करनी है, उसमें नलेबल वैल्यू नहीं आ सकती। हाँ, अब अगर आप टू डूज एग्जिस्टिंग देखें तो उसके अंदर कुछ ऐसे टू डूज हैं जिनके अंदर नल वैल्यूज़ हैं, या हमें उसके अंदर वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं इधर 1 सेट कर देता हूँ, सब में मैं 1 सेट कर देता हूँ, ये मतलब समझो यूज़र 1 के सारे जो हैं वो सारे बाइंड हो गए। अब हमने यहाँ से भी अपने मॉडल के अंदर भी इसको बोल दिया ये नलेबल फॉल्स, यानी ये नल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको अगर हमने अब सेट करना हो तो हमें दोबारा कमांड चलानी पड़ेगी। वो मैंने इस फाइल के एंड पे रखी हुई है, ये कमांड हम लेके और इसको हम बोल देते हैं कि हमने टू डू टेबल और टू डू टेबल अपडेटेड, और इसमें हम और भी थोड़ी चेंजेस कर सकते हैं मॉडल के अंदर। जैसे टाइटल नल नहीं हो सकता ना, इसको हमें फॉल्स सेट करना चाहिए।
उसके बाद जो है डिस्क्रिप्शन चलो हो जाए तो खैर है। इसी तरह नेम जो है वो और डिफ़ॉल्ट में कोई यूज़र का एम्प्टी भी हो जाए तो खैर है, लेकिन ईमेल जो है वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईमेल जो है वो रिक्वायर्ड फील्ड होनी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा एक हैं, हाँ वो भी करना है। और इसके साथ एक और चीज़ कि यूनिक ट्रू, कि ईमेल जो है वो यूनिक भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ईमेल यूनिक नहीं होगी तो वो मसला हो जाएगा ना कि दो सेम ईमेल से दो यूज़र बन सकते हैं। तो मुझे ईमेल को यूनिक करना था, तो इसलिए ईमेल यूनिक भी हमने सेट जो है वो कर दिए। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे एक और चीज़ हमें करनी है। अच्छा, अब इतनी माइग्रेशन अगर हम रन करना चाह रहे हैं तो हम उसको कह देते हैं चेंज टेबल नॉन-लेबल कॉलम वैल्यूज़। अब एक और रिवीजन क्रिएट हो जाएगी। अब इस रिवीजन को हमें अप्लाई करना है तो फिर दोबारा क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड वाली कमांड जो है वो चलानी है। ये कंस्ट्रेंट वगैरह इसने ऐड कर दी है। अब इसको हमने मेन के अंदर जो फाइल पड़ी है उसके साथ ये मैं लाइन लिख देता हूँ और इसको कॉपी करके अगेन चला देते हैं। क्या हुआ, डबल एम अच्छा, इसने अप्लाई कर दिया। तो अब जो कीज़ यहाँ पे जैसे यूज़र टेबल में हमने स्ट्रक्चर क्या चेंज किया था, रिफ्रेश करना पड़ेगा। हमने ईमेल को बोला था कि वो नल नहीं हो सकती, तो उसने उसको जो है वो सेट कर दिया। अच्छा, उसके बाद टू डूज़ के अंदर हमने स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस किए थे, वो रिफ्रेश करें तो उसके भी चेंजेस आने चाहिए। जैसे यूज़र आईडी नल नहीं हो सकती, उसके बाद टाइटल नल नहीं हो सकता, वो हमने सेट कर दिया। बाकी दो चीज़ें नॉलेबल हैं वो हो सकती हैं। अच्छा, अब अगर हम क्रिएट करते हैं टू डू और उसके अंदर हम अगर आईडी नहीं पास करते तो वो तो वैसे ही नहीं करने दे रहा। अगर हम गलत आईडी पास करते हैं तो इंटरनल सर्वर एरर, क्योंकि शायद हमने ट्राई कैच नहीं लगाया हुआ था, ट्राई एक्सेप्शन। इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे जो आते हैं टू डू क्रिएट करते हुए आया ना एरर। सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए, यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट लगाना चाहिए, अदरवाइज जो है वो एरर आता है। एक्सेप्शन एज ई और सारा ये वाला लॉजिक जो है हमें ट्राई के अंदर लेके जाना है और यहाँ पे एरर प्रिंट करके रिटर्न करना है। एक तो इसका भी हमने डिस्कस किया था ना कि हम स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स हमेशा भेजेंगे। जैसे डाटा के अंदर जो है हमेशा हम डाटा रिटर्न करेंगे और मैसेज में मैसेज रिटर्न करेंगे। स्टेटस जो है वो सक्सेस होगा। ठीक हो गया। और अगर एरर आ जाता है तो मैसेज एरर अकर्ड और
डाटा हम क्या रिटर्न करेंगे, नल, नन, स्टेटस जो है वो एरर होगा, और मैसेज के अंदर एक्चुअली हमने स्ट्रिंगिफाई करके जो एरर आया है वो एरर भेजना है, ठीक है। और डाटा तो गया, डाटा नल भेज देंगे। अच्छा, अब करने के बाद दोबारा हिट करते हैं ताकि हमें जो एरर है वो क्लाइंट साइड पे ही मिले, प्रॉपर एरर प्रूफिंग की हो जाए। अब क्या एरर है, दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं, स्टिल एरर आ रहा है, यही चल रहा है ना। लेट्स सपोज हम दोबारा हिट करते हैं इसको, लेकिन ये एरर हमें कैच करना है ना। ट्राई एक्सेप्ट, एक्सेप्शन में एक्सेप्शन आ रही है और ये सारा कोड हमने ट्राई में लिखा हुआ है। ये यूज़र वाला चल रहा है, कौन सा चल रहा है यहाँ, टू डूज 23, तो टेक्निकली क्रिएट टू डू, और अच्छा ये रिस्पॉन्स मॉडल दिया हुआ है ना, वो फेल कर रहा है। अच्छा, अब स्टेटस एरर आया है और डाटा क्या आया है, नल। मैसेज क्या है, फॉरेन की वायलेशन, इंसर्ट अपडेट ऑन टेबल टू डूज वायलेट फॉरेन की कंस्ट्रेंट टू डू यूज़र आईडी की यूज़र आईडी 23 इज़ नॉट प्रेजेंट इन द यूज़र टेबल। सही कह रहा है ना, क्योंकि हम 23 के नाम से कोई भी यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता। वो कह रहा है कि आप इस तरह टू डू क्रिएट नहीं कर सकते, तो उसको हमने क्लाइंट साइड पे ले लिया। अब अगर क्लाइंट गलत भेजेगा तो उसको एक्चुअली एरर भी आ जाएगा कि क्यों उसका डाटा रिकॉर्ड ऐड नहीं हो रहा, क्योंकि हमने एरर हैंडलिंग भी जो है वो प्रॉपर कर ली है। अच्छा, अब एक चीज़ इसमें देखनी है हमने कि अगर हम गलत भेजते हैं, जैसे आपने पूछा था गलत फॉरेन की भेजें तो क्या होगा, तो ये वाला एरर आ जाएगा। वो कहेगा कि फॉरेन की कंस्ट्रेंट वायलेट हुई है, कि वो वाली फॉरेन की एग्जिस्ट ही नहीं करती टेबल में जिससे आप डाटा क्रिएट करने लगे। एक और हम चीज़ चेक करने लगे थे कि अगर हम जो है पास ही नहीं करते, लाइक हम यूज़र आईडी पास ही नहीं करते, तो फिर क्या होगा, उसके अगेंस्ट में हमें एरर आना चाहिए अब, क्योंकि हमने उसको नल लेवल क्या कर दिया है, फॉल्स कर दिया है। तो अगर हम दोबारा आके हिट करते हैं, अब कुछ और आ रहा है एरर। अब क्या कह रहा है, नॉट नल वायलेशन, नल वैल्यू इन कॉलम यूज़र आईडी ऑफ रिलेशन टू डूज। तो वो कह रहा है कि ये नल नहीं हो सकती, लेकिन आपने नल पास की है। तो इसलिए दोनों तरीके से, अगर आप नहीं पास करेंगे फिर भी एरर आएगा, और अगर आप गलत पास करेंगे फिर भी एरर आएगा। दोनों केसेस में एरर आएगा। टू डू क्रिएट नहीं होगा। जब टू डू क्रिएट नहीं होगा तो हमारे पास जो है वो रिकॉर्ड नहीं बनेगा उसका।
अच्छा, अब ये उसी सूरत में होगा अगर हम वैलिड यूज़र आईडी भेजते हैं। तो अब वैलिड यूज़र आईडी के केस में एक तो हमें जितने भी एंड पॉइंट बनाने हैं उनमें एक्सेप्शन ऐड करनी है। अब जैसे क्रिएट यूज़र भी है तो इधर हम ट्राई ऐड करेंगे। ये सेम वही कोड है ना, ये वाला कोड जो है वो हम एक टैब दबा देते हैं और यहाँ पे हम एक्सेप्शन लिख देते हैं, ठीक है। और वैलिड यूज़र वाली इसका भी हमें एक काम करना है, अगर डाटा सक्सेस होता है फिर उस केस के अंदर भी हमारे पास जो है वो रिकॉर्ड ठीक आना चाहिए। तो यहाँ से वैलिड यूज़र आएगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो अब यूज़र क्रिएट करना है, तो यूज़र क्रिएट करने के लिए हम अब ट्राई करते हैं कि हम सेम जो है वो ईमेल देते हैं उसको। क्रिएट यूज़र सेम ईमेल दे रहा हूँ, तो टेक्निकली इसको एरर थ्रो करना चाहिए सेम ईमेल पे। क्या कह रहे हैं, यूनिक की कंस्ट्रेंट आपने लगाई हुई है लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो, डुप्लीकेट कर रहे हो। तो इसलिए वो डीबी में भी जाने की वो पे डीबी में ही जाने नहीं दे रहा हमारे पास। अच्छा, अब एक और चीज़ हमने, अब हमारे पास टेक्निकली दो वैलिडेशन हो गई हैं। एक वैलिडेशन है जो राउट लेवल पे, वो हम कैसे कर सकते हैं, बॉडी पैरामीटर पे, जहाँ पे हम पाइडेंटिक का बेस मॉडल बनाते हैं। तो अगर हम वो, यानी लेट्स सपोज अगर हम ईमेल पास ही नहीं करते तो अब ये वाला कौन फेल कर देगा, पाइडेंटिक का मॉडल फेल कर देगा, इसको फेल कर दिया उसने। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि ईमेल रिक्वायर्ड है वो आपने भेज, ये भी हमने देखा था कि इसका भी एक मिडलवेयर ऐड करके इसका एरर प्रॉपर हम बना सकते हैं। ये जो इस तरह से एरर आ रहा है ना लिस्टिंग के अंदर रे में, इसका हमने एक फंक्शन ढूंढा था ना जो इसको प्रॉपर नॉर्मलाइज कर देता है एरर को। अच्छा, अगर हम पहले तो हमें पाइडेंटिक से पास होना है, और अगर हम पाइडेंटिक से पास नहीं हो रहे तो वहीं पे फेल हो जाएगा। पाइडेंटिक के बाद फिर हमें डीबी के मॉडल से भी पास होना है। तो अगर आप यहाँ पे कोड देखें अब, तो पहले तो यूज़र क्रिएट वाले मॉडल ने अपनी कंस्ट्रेंट पूरी करानी है, और उसकी कंस्ट्रेंट क्या है, अभी उसकी कंस्ट्रेंट कुछ नहीं है, सिर्फ यही कंस्ट्रेंट है, नेम होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए और तीनों रिक्वायर्ड होनी चाहिए। अभी इसकी और कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। अच्छा, अगर ये वाली कंस्ट्रेंट पूरी भी हम कर लें, उसके बाद फिर क्या है, ये यूज़र का मॉडल है, ये वो मॉडल है जो हमने डीबी के लिए बनाया है। अब उसमें जो भी कंस्ट्रेंट हैं वो भी पूरी होनी चाहिए। जैसे अगर हम यूज़र के टेबल की कंस्ट्रेंट में जाते हैं तो अभी हमने एक कंस्ट्रेंट लगाई है कि नल लेबल फॉल्स नहीं हो सकता, यानी नल लेबल नहीं हो सकती ये वैल्यू ईमेल, और दूसरी ये यूनिक भी होनी चाहिए। तो ये भी कंस्ट्रेंट है। तो समझो हमें दो कंस्ट्रेंट मदद करेंगी। एक पाइडेंटिक, पहली कोशिश है हमने पाइडेंटिक से ही पास नहीं होने देना। फिर दूसरी फिर कंस्ट्रेंट, जैसे अब डीबी में यूनिक है या नहीं, इस तरह की चीज़ें, वो फिर हमें कौन हेल्प कर देगा, यूज़र जो है वो जो डीबी में पड़ा है वो हेल्प कर देगा। अच्छा, अब मैं आपको, हम अब दो काम अब हमने और करने हैं। एक हमने कि और कौन कौन सी कंस्ट्रेंट हम अप्लाई कर सकते हैं डीबी लेवल पे, और कौन कौन सी कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं पाइडेंटिक लेवल पे। यानी जो बॉडी पैरामीटर मेरा आ रहा है, अभी तो बस मैंने उसको इतना ही चेक किया है कि नेम, ईमेल और पासवर्ड रिक्वायर्ड है, ऑप्शनल नहीं है। इसके अंदर हमारे पास पाइडेंटिक में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, यानी आप काफ़ी किस्म की वैलिडेशन कर सकते हैं कि लेंथ इतनी होनी चाहिए, ईमेल वैलिड होनी चाहिए, इस तरह की पाइडेंटिक लेवल पे भी वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप सेम वैलिडेशन जो है वो डीबी लेवल पे भी कर सकते हैं। दोनों जगह पे हमें वैलिडेशन करनी है। वैलिडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्यों, अगर आप वैलिडेशन अच्छी तरह नहीं लगाएंगे तो डीबी में रॉन्ग डाटा आने के काफ़ी चांसेस होते हैं। अगर आप अच्छी तरह वैलिडेशन लगाएंगे तो कभी भी डीबी में रॉन्ग डाटा या रॉन्ग वैल्यूज़ नहीं आ सकती। यूज़र करने की कोशिश भी करेगा तो हम वो बाई फोर्स नहीं कर सकता। अच्छा, कौन कौन सी इसमें हमारे पास सेटअप है, जैसे पाइडेंटिक की वेबसाइट से देख लेते हैं कौन कौन से हमारे पास जो है वैलिडेशंस ऑन ईमेल।
अच्छा, वो क्या कह रहे हैं कि आपने एक की चेक करनी है नंबर, और ये चेक करना है वो इवन है या ऑड है। आप उसका एक फंक्शन बना सकते हो एनोटेटेड को यूज़ करके। टाइपिंग एक्सटेंशन में से हमने पहले तो नहीं लिया हुआ, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं। चलो इसमें लगा लेते हैं। कर सकते हैं, फिर खुद से इफ एल्स लगाने पड़ेंगे ना। यहाँ पे क्या है कि एक कोड क्लीन हो रहा है, लाइक आपने एक कोड लिख दिया है यहाँ पे कि इंटीजर होना चाहिए, इवन होना चाहिए, वो खुद ही सारी चीज़ें मैनेज कर लेगा। मतलब हम मुझे खुद से मैनुअली इफ एल्स, अगर हम इधर नहीं चेक लगाएंगे पाइडेंटिक लेवल पे, तो होगा क्या कि जब इधर रिकॉर्ड आएगा, मैं चाहता हूँ कि एक यूज़र से नंबर लेना वो इवन होना चाहिए, तो फिर मुझे यहाँ इस ट्राई के अंदर इफ लगानी पड़ेगी ना, अगर नहीं तो फिर रिटर्न करना पड़ेगा वो सारी चीज़ें। अगर मैंने अपना कोड यहाँ पे क्लीन रखना है कि यहाँ पे मुझे कुछ भी कंडीशन ना लगानी पड़े वैलिडेशन की, मैं सिंपली इसी के अंदर सारी वैलिडेशन, यानी यूज़र क्रिएट का मॉडल ही वैलिडेट करके दे कि नंबर इवन है या ऑड है, ईमेल वैलिड है या नहीं, कैरेक्टर 5 होने चाहिए नहीं होने चाहिए, ये सारी चीज़ें वो खुद से करके दे। तो उसके लिए फिर हमें वो सारा सेटअप जो है वो करना पड़ता है। यानी इसी के अंदर मेरे पास जो है वो ऑप्शन है, इसके अंदर मैं फील्ड जो है वो सेट कर सकता हूँ। फील्ड्स के अंदर ऑप्शन से देख लेते हैं पहले। अच्छा, जैसे मेरे पास जो है वो एक नंबर होना चाहिए, अच्छा मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि नंबर जो है वो इंटीजर होगा और ग्रेटर देन होगा 0 से। अब अगर हम यही चीज़ डिफाइन करना चाहें, खुद मैनुअली करना चाहें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इफ़ लगाना पड़ेगा। फिर अगर रिस्पॉन्स वो आ रहा है नहीं आ रहा चीज़ें, यहाँ पे इजी है, आपने उसको बता दिया भाई ये इंटीजर होगा और ग्रेटर देन या मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा नहीं हो सकता। इस तरह की कंडीशन जो है वो इसके अंदर हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, उसके अलावा क्या चेक लगा सकते हैं इसके अंदर, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं फील्ड में। जैसे एज जो है वो इंटीजर होनी चाहिए, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 12 हो जाएगी, और वैलिडेट डिफ़ॉल्ट ट्रू, इंटीजर को वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट करेगा या नहीं, उसका अगेंस्ट जो है वो फंक्शन हम चला सकते हैं। यहाँ पे एक और इसके और अंदर इसके पास ऑप्शन है, अगर हम यहाँ से अब कॉल करते हैं इसको, अब वो कह रहा है कि एक बॉडी पैरामीटर नंबर जो है वो मिसिंग है, तो हम अगर नंबर पास करें और उसके अंदर जो है कोई भी वैल्यू पास करते हैं स्ट्रिंग, अब वो क्या कह रहा है कि एरर आ रहा है, नंबर शुड बी अ वैलिड इंटीजर, तो हमने गलत पास किया तो वो उसकी वैलिडेशन करा रहा है। अब हमने इंटीजर पास कर दिया और माइनस समथिंग कर दिया, अब वो फिर एरर दे रहा है कि ग्रेटर देन कितने होना चाहिए, 0। अब अगर मैं 0 भी दे रहा हूँ तो वो मुझे एरर थ्रो कर देगा, ग्रेटर देन 0। अगर मैं उससे बड़ा दे रहा हूँ तो वो मुझे कह देगा ऑप्शन है वैलिड है। अब इससे कंस्ट्रेंट पास हुई है, पाइडेंटिंग से कंस्ट्रेंट पास हुई है, तो अब डुप्लीकेट की कंस्ट्रेंट आ रही है। अब ये कहाँ से आ रही है, जो हमने डीबी का मॉडल डिफाइन किया। तो 2 लेवल पे वैलिडेशन है, एक हम अपनी इनपुट को पाइडेंटिक के साथ पहले वैलिडेट कर लें, वो कैसे करना है वो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया है कि मेरे पास एक ऑप्शन है, ये यूज़र का मुझे बॉडी पैरामीटर चाहिए जो इस पाइडेंटिक मॉडल के वाली वैल्यूज़ लेके आएगा। जब मैं इसके पास जाऊंगा तो इसमें नेम, ईमेल और पासवर्ड होना चाहिए, और नंबर होना चाहिए, नंबर इंटीजर होना चाहिए, और उसकी ग्रेटर देन वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। ये मैंने इसमें वैलिडेशन लगाई है। अगर उससे बड़ी नहीं है तो वो एरर थ्रो कर देगा। अच्छा, इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे GE ग्रेटर देन और इक्वल टू भी अगर आप चेक करना चाह रहे हैं
एल टी लेस देन एल ई लेस देन और इक्वल टू मल्टीपल ऑफ, हम गिवन नंबर दे सकते हैं, उसमें वो उसका मल्टीपल होगा तो वो उसको ट्रू मानेगा। लो वैल्यू इनमें से अगर कोई वैल्यू है तो वो उसको ट्रू या फॉल्स जो है कंसिडर कर सकता है। अच्छा, उसके बाद जो है नॉन नेगेटिव की उसने कंडीशन लगा दी। मैक्स लेंथ, अब इसमें एक और पैरामीटर होता है मैक्स लेंथ, लाइक मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ। तो हम नेम को कह सकते हैं एनाटोटेड स्ट्रिंग फील्ड, मैक्स लेंथ उसकी कितनी हो, मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए 3। अब अगर आप ये वैलिडेशन लगाना चाहते थे कि यार नेम जो आना चाहिए लेकिन उसकी मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, अब इसी तरह आप लगा सकते हैं कि इसकी यार मैक्सिमम लेंथ जो है ना वो 5 होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। वो वाली कंडीशन जो है वो हमें प्रोवाइड कर रहा है, मिन लेंथ मैक्सिमम लेंथ। फिर वो पैटर्न दे रहा है, पैटर्न समझ रहे हो कि उसमें ईमेल है तो उसमें पैटर्न होता है ना, तो वो पैटर्न भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पैटर्न आ जाएगा, ईमेल में पैटर्न डिफाइन कर लेते हैं। अब उसने खुद ही कर दिया यहाँ पे पैटर्न डिफाइन कि फील्ड जो है इसमें रेजेक्ट जाएगी और उसके अंदर एट द रेट जो है वो होना ज़रूरी है। यहाँ पे रेजेक्ट का पैटर्न आएगा, ठीक हो गया। तो ये पैटर्न हम डिफाइन कर सकते हैं, मिन लेंथ मैक्सिमम लेंथ और साथ में पैटर्न। अगर आप दोनों सेट देना चाहते हैं तो मैंने मिनिमम लेंथ नेम की 3 होनी चाहिए, मैक्सिमम 50 होनी चाहिए। ईमेल के अंदर एट द रेट वाला पैटर्न जो है वो मैच होना चाहिए, नंबर जो है ग्रेटर देन इतना होना चाहिए। अब पासवर्ड की अगर वैलिडेशन लगाएं हम तो स्ट्रिंग होना चाहिए, मिनिमम लेंथ 6 होनी चाहिए, उसमें मिनिमम लेंथ की हमने कंडीशन लगा दी है। अगर आपने इसमें कोई स्पेशल करैक्टर चेक कराना है कि यार इसमें कोई स्पेशल करैक्टर भी होना चाहिए तो उसका आप कोई पैटर्न बना सकते हैं, इस तरह की कोई चीज़, तो वो उसकी काफ़ी वैलिडेशन जो है वो हमें मिल जाती हैं। अच्छा, डेसिमल प्लेसेस, लाइक अगर आप कोई चाहते हो कि यार मेरे पास जो है ना एक नंबर आना चाहिए जिसके अंदर 2 पॉइंट होने चाहिए लाजमी, तो वो डेसिमल प्लेसेस जो है करके आप उसको सेट कर सकते हो। डाटा क्लासेस कंस्ट्रेंट, तो वो पढ़ के ही आइडिया होगा, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है लिटरल, लाइक अगर आप चाहते हो कि यार एक एग्जैक्ट मैच वैल्यू आनी चाहिए तो आप सेट कर सकते हो लिटरल, जैसे डॉग। तो इसके अंदर जो है वो इसकी जो पेट टाइप है वो डॉग आना ज़रूरी है, अगर नहीं होगी तो एरर थ्रो कर देगा। ये भी ऑप्शन इसके अंदर हमें मिल रहा है। अच्छा, उसके अलावा स्ट्रिक्ट मोड, अच्छा एक और इसमें मोड है कि अगर आप चाहते हो कि कोई आईडी है वो इंटीजर भी हो सकती है और स्ट्रिंग भी, उसको हम यूनियन बोलते हैं। तो वो कह रहा है कि आप यूनियन भी सेट कर सकते हो पाइडेंटिटी के अंदर, यूनियन स्ट्रिंग इंटीजर। इसका मतलब क्या है कि ये स्ट्रिंग भी हो सकती है और इंटीजर भी हो सकती है। इस तरह करके यूनियन करके भी आप ऑप्शन सेट कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन, ये हमें चाहिए नहीं है, इसमें से वैलिडेटर चाहिए। अगर आप लेस सपोज फील्ड ने काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन दिए हैं, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, मिन लेंथ, मैक्स लेंथ, अगर आपकी रिक्वायरमेंट उससे पूरी नहीं हो रही, पैटर्न से भी पूरी नहीं हो रही, वो कह रहा है कि आप अपना कस्टम फंक्शन बना सकते हो जो आपकी फील्ड को कस्टमली वैलिडेट करेगा। आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है ना, आपके पासवर्ड में ऐसे होना चाहिए चीज़ें, जैसे आप कह रहे थे कि आप कस्टम इफ लगाना चाहते हैं, तो फिर आप एक वैलिडेटर फंक्शन बना सकते हैं, वो कॉल कर सकते हैं। अच्छा, वो उसका मतलब क्या होगा कि आप जो है एक नंबर लेस को, जैसे इवन ऑड वाला है, यही हम उठा लेते हैं। ये आपने एक फंक्शन बना दिया इससे पहले, और आफ्टर वैलिडेटर भी आपने पाइडेंटिक से इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। और आपने यहाँ पे आके ये की जो है वो पास कर देनी है नंबर को।
अब इसका मतलब ये है कि ये नंबर की वैलिडेट हो, ये इंटीजर होगी। पहली रिक्वायरमेंट तो इंटीजर होना ज़रूरी है। फिर वैलिडेशन जब इंटीजर की चेक हो जाएगी उसके बाद ये हमारा फंक्शन चेक करेगा। अब मतलब ये नंबर हमारे फंक्शन को भेजेगा, उसके पैरामीटर में यहाँ पे आपको वैल्यू आ जाएगी। अब आप यहाँ पे अपनी कोई भी लॉजिक लगा सकते हो। तो यहाँ पे हमने लॉजिक लगा दी, जैसे ये क्या हुआ, यहाँ पे हमने लॉजिक लगा दी कि नंबर जो है वो अगर इवन ऑड है तो एरर आ जाएगा, अगर इवन है तो वो सेम उसको रिटर्न कर देगा। तो अगर आपका गुजारा जो है उसकी बिल्ट इन वैलिडेशन से नहीं हो रहा तो फिर हम किस तरफ जाएंगे, हम अपनी कस्टम वैलिडेशन के वैलिडेटर फंक्शन की तरफ। तो आफ्टर वैलिडेटर उसके अंदर हम फंक्शन पास करेंगे। ये करेगा क्या कि ये सिंगल फील्ड इस फंक्शन को भेजेगा। अगर वो फंक्शन पास करके मतलब वो वैल्यू रिटर्न कर देता है तो वो कहेगा कि वैलिड है, अगर वो नहीं करता तो वो कहेगा इनवैलिड है। और फिर अगर इनवैलिड है तो वो एरर जो है वो फ्रंट एंड को थ्रो कर देगा। तो लेट्स सपोज अगर हम पास करते हैं तो वो कह रहा है कि बॉडी पैरामीटर स्ट्रिंग शुड एटलीस्ट 6 कैरेक्टर, कौन सी, पासवर्ड वैल्यू। तो वो हमने 6 कर लिए। फिर वो कह रहा है कि वैल्यू नंबर 3 इज़ नॉट अ इवन नंबर। सही है ना, यही कहना चाहिए ना उसको, क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। अगर इवन है तो अब ये पास हो गया, अब वो आगे अगला एरर आ रहा है। इसी तरह अगर आप ईमेल गलत भेजोगे तो उसकी भी वैलिडेशन हमने लगा दी है ना, तो वो कहेगा पैटर्न मिसमैच, इसके अंदर @ नहीं है। तो अगर आप @ पास कर दोगे तो वो कह देगा डुप्लीकेट की वाला एरर आ जाएगा। तो एक्चुअली आज का जो हमारा मेन फोकस था वो 2 चीज़ें थी, एक रिलेशनशिप कैसे बनाने, और रिलेशनशिप बनाने के लिए फिर डाटा की वैलिडेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर लेट्स सपोज हम रिलेशनशिप बनाते हैं लेकिन वैल्यू नल जाती हैं तो हमारा डाटाबेस में डाटा जो है वो रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि यार उसकी वैलिडेशन 2 स्टेप पे होती है। एक स्टेप है पाइडेंटिक का मॉडल और एक स्टेप है एस्केल अल्केमी का मॉडल। दोनों मॉडल हमें हेल्प करते हैं कि डाटा वैलिड आ रहा है या नहीं। अच्छा, पाइडेंटिक के मॉडल में हमने 2 तरह से वैलिडेशन सीखी, एक फील्ड की मदद से और दूसरा जो है कस्टम फंक्शन की मदद से। फील्ड के अंदर काफ़ी ऑप्शन है, जैसे मिन लेंथ, मैक्सिमम लेंथ, पैटर्न और ग्रेटर देन, लेस देन नंबर्स को अगर चेक करना है वो चीज़ें आप वेरीफाई कर सकते हो। और अगर आपका उससे गुजारा नहीं हो रहा जो वो वैलिडेशन दे रहा है तो आप अपना कस्टम वैलिडेशन भी बना सकते हो, लेकिन वो बनाने के लिए आपको आफ्टर वैलिडेटर का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। ये तो पाइडेंटिक लेवल। पाइडेंटिक का काम ये है जब आपने इसको डिफाइन करना है, इसने इस बॉडी को चलना ही नहीं देना अनटिल के आपका ये वाला मॉडल जो है वो वेरीफाई ना हो जाए। अगर आप ये वेरीफाई हो जाएगा फिर ये कोड चलना शुरू होगा, और जैसे ये कोड चलना शुरू होगा वो फिर भी डेटाबेस डाटा नहीं रखेगा, क्योंकि उसमें हमने यूज़र के डाटा को, यूज़र के मॉडल को ये सारा डाटा दिया है। अगर आप उसकी कोई कंस्ट्रेंट पूरी नहीं हो रही तो अब यूज़र मॉडल जो है वो एरर थ्रो करना शुरू कर देगा। अब यूज़र उसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन है ये हमें देखना है कॉलम के अंदर। जैसे हमारे पास डाटा टाइप हम डिफ़ाइन कर देते हैं पहले कॉलम में, फिर हम डिफ़ाइन कर सकते हैं नल लेबल ट्रू या फॉल्स है, फिर हम यूनिक पास कर सकते हैं, फिर हम इंडेक्स सेट कर सकते हैं उसका वो इंडेक्स है या नहीं, प्राइमरी की सेट कर सकते हैं वो है या नहीं, ऑटो इंक्रीमेंट ट्रू फॉल्स, लाइक अगर आप चाहते हो कि एक फील्ड है यार वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती रहे उसकी वैल्यू आप रख सकते हो। डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर आप कोई देना चाहते हो वो उसके अंदर आप पैरामीटर सेट कर सकते हो। सर्वर डिफ़ॉल्ट वैल्यू पता नहीं क्या है। ऑन अपडेट, अगर कोई चीज़ ये वाली वैल्यू अपडेट हो तो उसके अगेंस्ट अगर आप कोई काम करना चाह रहे हो तो वो ऑन अपडेट का हमारे पास मेथड मिल जाता है। एक और इसमें होता है नल लेबल, तो वही आ गया सर्वर ऑन अपडेट, सर्वर डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ये वही रिपीट कर रहा है। इसमें एक ऑप्शन होती है कि आप अपनी कस्टम वैलिडेशन कर सकते हो, जिस तरह वहाँ पे आपने अपनी लाइक जैसे आपने यूनिक ट्रू रखा है, आप चाहते हो यार कोई मैंने चेक करना है कि ये ईमेल में ये वाला नाम होना चाहिए फिर ही डेटाबेस में टेबल में सेव हो,
तो आप अपनी कस्टम कंस्ट्रेंट भी लगा सकते हो। वो मुझे देखनी है, 1 मिनट, उसका सिंटैक्स क्या है वो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो अच्छा, इंटीजर हो सकती है डाटा टाइप, उसके बाद जो है प्राइमरी की ट्रू फॉल्स करना, स्ट्रिंग वो डिफाइन नल लेवल फॉल्स, प्राइमरी की नल लेवल, फॉरेन की कंस्ट्रेंट वो हमने देख लिया है, फॉरेन की कैसे सेट करनी है, इंटीजर प्राइमरी की, जीपीटी से उठा लें, नहीं जीपीटी से उठाने की इसकी डॉक्यूमेंटेशन में ही होनी चाहिए। चेक कंस्ट्रेंट ये वाली, ये मैं दिखाना चाह रहा था। इसमें क्या हो सकता है कि आप अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन कर सकते हो कि मेरे पास एक कॉलम है, उसके अंदर मतलब उसकी आप कुछ भी चेकिंग कर सकते हो कि इसकी वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए, इससे छोटी होनी चाहिए। आप अपनी मर्ज़ी से कस्टम जो है ना वो चेक कंस्ट्रेंट लगा सकते हो। तो लेट्स सपोज अगर आप ईमेल में आते हैं, सही है। तो यहाँ पे चेक कंस्ट्रेंट वाला जो फंक्शन है वो हमने पहले कॉल करना है, बाद में आपने ये नॉर्मल जो भी पैरामीटर है वो डिफाइन करने हैं। अब चेक कंस्ट्रेंट के अंदर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डिफ़ाइन कर सकते हो। जैसे ईमेल वाला जो कॉलम है उसको ये वाला पैटर्न जो है वो फॉलो करना चाहिए। अगर वो इस पैटर्न पे नहीं पूरा उतरता तो, और आपने लेट्स सपोज पाइडेंटिक पे नहीं वैलिडेशन लगाई हुई, तो वो इधर से आपको इनवैलिड कर देगा। इसी तरह अगर आप नेम पे रहना चाहते हो, चेक कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हो, इस तरह की कंस्ट्रेंट लाइक आपने अगर नेम के ऊपर चेक लगाना है कि उसकी वैल्यू जो है वो 5 से बड़ी होनी चाहिए, कुछ भी अपनी मर्ज़ी से एक कंस्ट्रेंट आप बना सकते हो। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर डीबी में सेव होने से पहले वो आपकी कंस्ट्रेंट को चेक करेगा, अगर आपकी कंस्ट्रेंट फॉलो नहीं हो रही तो वो एरर थ्रो कर देगा उसके अगेंस्ट। अच्छा, वैसे तो ये हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर हम पाइडेंटिक पे ही अच्छी तरह वैलिडेशन कर लें तो यहाँ तक तो बात जानी नहीं है, पाइडेंटिक से ही फेल हो जाना है। लेकिन स्टिल अगर आप डबल कंस्ट्रेंट लगाना चाह रहे हैं तो आप इधर भी कंस्ट्रेंट जो है वो लगा सकते हैं चेक कंस्ट्रेंट की मदद से। अच्छा, उसके अलावा ओवर इसके अंदर कोई पॉइंट हमारा रह गया हो, अच्छा अब हम डिलीट करना चाह रहे हैं एलिमेंट, तो वो करने नहीं देगा क्योंकि हमने यूज़र डिलीट कर दिया है।
तो एक यूज़र क्रिएट हो गया है जिसका है नेम ID 8। अगर हम अब नया टू डू बनाएं, ये करेंगे तो फेल होना चाहिए। फॉरेन की कंस्ट्रेंट की मदद से 8 की मदद से हम एक नया टू डू क्रिएट करेंगे। टू डू क्रिएट हो गया है यूज़र ID 8 पे, तो यहाँ पे आया जाना चाहिए। 11 नंबर जो है वो टू डू क्रिएट हो गया है, वो बाइंड है यूज़र नंबर 8 के साथ। अगर हम एक और नया यूज़र बनाते हैं, अब सेम से तो वो एरर आएगा ईमेल डुप्लीकेट का, तो उसका एडमिन करके ईमेल रख लेते हैं। एट की मदद से हो गया है, और यहाँ पे अब 2 यूज़र हो गए। अब एक और हम यहाँ से बनाते हैं टू डू, लेकिन उसका यूज़र 11 के साथ बाइंड करते हैं उसको। यूज़र 11 के साथ बाइंड हो गए। तो अब हमने ये देखना है कि जब हम टू डू को फेच कर रहे हों, जब हम टू डू को फेच कर रहे होंगे, गेट टू डू वाले राउट में जाते हैं, तो हमें टू डूज लेके आने हैं, लेकिन सारे नहीं लेके आने, वो लेके आने हैं जहाँ पे यूज़र आईडी जो है वो मैच करे। मतलब यूज़र आईडी इक्वल टू जो हम यूज़र आईडी, यानी उस यूज़र के टू डूज हों, सब टू डूज ना आए। तो ऐसा करने के लिए हमें क्यूरी करनी पड़ेगी। अच्छा, उसमें हमें वेयर लगाना पड़ेगा जहाँ पे टू डू डॉट या टू डूज डॉट यूज़र आईडी जो हम पास करें वो होनी चाहिए, और यूज़र आईडी हम पास करेंगे उसको। तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा यूज़र आईडी। तो अब टू डूज़ के अंदर जो यूज़र आईडी है वो इस यूज़र आईडी के साथ मैच करेगा तो वो टू डू आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। अगर हम इसको देखें आप फैच करके, 11 वाला फैच करते हैं, अब एक आ रहा है, दोनों नहीं आ रहे। हाँ, अगर इसी यूज़र के 2 टू डूज भी होंगे तो 2 आएंगे। अगर 8 वाले यूज़र की हम देखें, 11 पास किया था ना, क्योंकि यूज़र की आईडी 11 थी। हम अगर अब नया टू डू क्रिएट करते हैं लेकिन यूज़र आईडी इसके अगेंस्ट ही ना, तो अब 2 हो जाएंगे यूज़र 11 के। ऐसे ही है ना, जब हम फेच करेंगे यूज़र 11 के तब उसमें 2 आने चाहिए, 2 आ रहे हैं, ठीक है। अब सिर्फ उस यूज़र के अगेंस्ट जो, अब मैं जो आपको बात पहले बता रहा था ना कि अब इसमें देखो यूज़र की आईडी तो नहीं आ रही है ना, चलो अगर हम ऐड कर भी दें तो वो भी आ जाएगी, क्योंकि वो हमने रिटर्न नहीं की हुई तो इसलिए नहीं आ रही। लेकिन इस यूज़र की आईडी के अलावा ये किस, मतलब यूज़र 11 के ये टू डूज़ है, लेकिन यूज़र 11 की डिटेल नहीं है मेरे पास कि यूज़र 11 एक्चुअली है कौन सा, उसकी ईमेल क्या, उसकी चीज़ें। या तो हम एक काम कर सकते हैं, एक अलग राउट बना सकते हैं जिसको मैं यूज़र 11 आईडी भेजूँ तो वो यूज़र के टेबल में से मुझे 11 वाला यूज़र जो है वो रिटर्न कर दे। एक ये स्ट्रेटजी हो सकती है। दूसरी ये स्ट्रेटजी हो सकती है, अगर हमने ये स्ट्रेटजी नहीं रखनी, मैं चाहता हूँ कि यार सारे यूज़र का डाटा आना चाहिए, तो हम ये वेयर जो है वो ख़त्म कर दें। अगर ये वाला, अब सारे यूज़र का डाटा आएगा ना टेक्निकली। अगर सारे यूज़र का डाटा आएगा तो कौन सा टू डू किस यूज़र का है
उसका नाम नहीं मुझे पता लगेगा। लाइक देखो ये मल्टीपल टू डूज हैं, लेकिन कौन सा टू डू किस यूज़र का है इसका नाम मुझे नहीं पता, क्योंकि वो तो रिकॉर्ड पड़ा है यूज़र आईडी के अंदर। तो इसका मतलब है कि अगर हम क्लाइंट को ये बोलें कि आप क्या करना, हम तुम्हें एक राउट बना देंगे, एक राउट से तुम्हें सारे टू डूज आ जाएंगे, इंक्लूडिंग के वो किसी यूज़र की आईडी भी या किस यूज़र ने वो क्रिएट किया उसकी इन्फॉर्मेशन। लेकिन उसमें एक मसला है कि अगर उसने यूज़र मतलब टू डू शो करना है, साथ में उस प्रोफाइल पिक्चर या नेम भी शो करना है कि ये किस यूज़र का टू डू है, तो ऐसा करने के लिए उनको एक और API कॉल करनी पड़ेगी उस API में, और वो API भी मल्टीपल टाइम कॉल करनी पड़ेगी। ऐसे ही है ना, एक दफ़ा कॉल करेंगे यूज़र 11 की आईडी पास करके, क्योंकि हर टू डू में अलग आईडी हो सकती है। तो अगर 50 टू डू हैं तो क्लाइंट को 50 दफ़ा API कॉल करनी पड़ेगी। तो होना ये चाहिए कि ये जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं ना, इसी रिस्पॉन्स के अंदर ही एक यूज़र का डिक्शनरी बननी चाहिए या ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, और उसके अंदर उस यूज़र की डिटेल भी होनी चाहिए। लाइक ये टू डू जो मैंने क्रिएट किया है ये किस यूज़र का है उसका रिकॉर्ड भी इसी के अंदर आए। समझ आई? और हालांकि टेबल में नहीं है, लेकिन वो ज्वाइन करे, यानी समझो कि वो दोनों टेबल यूज़र डाटा से भी टेबल ले और टू डू डाटा से भी टेबल ले, दोनों को ज्वाइन करके एक लिस्ट बनाए, वो लिस्ट रिटर्न करे। फिर क्लाइंट को क्या होगा, जब वो लूप करेंगे फ्रंट एंड पे तो उनको कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, क्योंकि उनके पास सारे टू डूज भी हैं और वो किन यूज़र ने क्रिएट किए हुए हैं उनकी पूरी डिटेल भी है। तो अब उनको लहदा API कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब प्रॉब्लम समझ में आया कि अब टू डूज तो आ रहे हैं और किन यूज़र के हैं वो आईडी भी आ रही है, लेकिन उस यूज़र की डिटेल नहीं आ रही है। तो इसको हम बोलते हैं डाटा पॉपुलेट करना, कि एक दूसरे टेबल से डाटा लेके उसी रिस्पॉन्स के अंदर उसको पॉपुलेट करके वापस भेजो। उससे फ़ायदा क्या होगा कि उसको दोबारा फ्रंट एंड को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, API कॉल्स नहीं करनी पड़ेंगी। अगर तो एक API कॉल करनी हो तो वो कर सकता है, लेकिन अगर लेट्स सपोज उसने 50 टू डूज हैं और 50 में लग 50 यूज़र की डिफरेंट यूज़र की 50 टू डूज हैं, तो उसको 50 API कॉल करनी पड़ेगी 50 यूज़र का डाटा लेने के लिए। अगर वो आप सारे यूज़र रिटर्न कर दोगे तो यूज़र तो 1 मिलियन भी हो सकते हैं, तो उसमें फिर मसला आएगा। फिर पेजिनेशन करनी है कि अगर 50 यूज़र पहले उसका रिकॉर्ड आ जाए फिर अगला आ जाए, वो सारी चीज़ें भी मेंटेन करनी पड़ेगी। पेजिनेशन पे तो हम आएंगे कि कैसे करनी है, लेकिन अभी के लिए ये समझ आया ना कि प्रॉब्लम क्या है। तो इसका मतलब है कि हमें ORM से ये कोई हेल्प चाहिए जो जब हम डाटा गेट कर रहे हों उस वक्त कोई ऐसा मैकेनिज्म लगे कि वो दो उस फॉरेन की के अगेंस्ट उस यूज़र का भी उस पर्टिकुलर रो का सारा डाटा उसी पर्टिकुलर रो में जिसका मैंने रिटर्न लिया उसमें मिक्स करके भेजे। यानी लेट्स सपोज अगर एक टू डू है ये, तो ये किस यूज़र का टू डू है उसका रिकॉर्ड भी इसी के अंदर हो। अब अगर टेबल में देखें तो ऐसा रिकॉर्ड मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करता है। टू डूज में ये तो एग्जिस्ट करता है कि ये किसकी यूज़र आईडी क्या है, लेकिन उस यूज़र का नेम एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी ईमेल एग्जिस्ट नहीं करती, उसका पासवर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम करेंगे भी तो मैन्युअली भी अगर करें हम सारे यूज़र ले के एक एक को करें तो वो लंबा चौड़ा काम है। नहीं तो फिर तो वो सारा यानी वो टू डू के अंदर ही आ जाएंगे सारे, तो टेबल ही ख़त्म हो जाएगा, टेबल का पर्पस ख़त्म हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आएगा पॉपुलेशन, और वो हमने ORM लेवल पे करानी है। ORM को ये बताना है कि जब मैं टू डूज फेच कर रहा हूँ ना, उसके अगेंस्ट जो यूज़र आईडी आपको मिलती है वो तुमने यूज़र आईडी मुझे रिटर्न नहीं करनी, उस यूज़र आईडी को पकड़ना है तुमने, दूसरे टेबल में जाके लुकअप करना है, ढूंढना है कि उसका यूज़र कौन सा है, और वो रिकॉर्ड भी साथ में मिक्स करके मुझे रिटर्न करना है। तो इसको बोलते हैं डाटा पॉपुलेशन, कि डाटा को पॉपुलेट करके, यानी यूज़र आईडी जो फॉरेन की है वो मुझे वैसे रिटर्न ना करो, उसको पॉपुलेट करके रिटर्न करो। सही है?
वो ऐसा करने के लिए, डाटा का पॉपुलेशन करने के लिए हमें वो जो हमने रिलेशनशिप वाला की देखी थी वो फिर हमें काम आएगी। और हम बोलेंगे कि टू डू से आपने यूज़र्स वाले रिलेशनशिप से पॉपुलेशन करनी है और बैक पॉपुलेशन जो है वो आपने टू डू से करनी है। एसक्यूएल ORM इंपोर्ट रिलेशनशिप और फिर रिलेशनशिप आपने इस तरह से बना देना। अब ये क्या किया, हम कह रहे हैं कि यार तुमने एक नई यूज़र की भी बनानी है और उसके अंदर आप उसका रिलेशनशिप बनाना है यूज़र्स टेबल के साथ और बैक पॉपुलेशन टू डू टेबल के साथ करनी है। इसका मतलब ये है कि वो इस फॉरेन की को देखेगा और जब वो एक इसमें से रो रिटर्न कर रहा होगा उसके अगेंस्ट वो यूज़र टेबल में जो भी डाटा है वो भी साथ में रिटर्न करेगा। ये एक लाइन ऐड करने से, तो वो जो हमारा मसला था वो इस तरह रिलेशनशिप बनाने से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब देखो ये जो यूज़र आईडी है ना, यूज़र आईडी, अब ये तो उस रो के अंदर होगी ना, ये किस इसका यूज़र कौन सा है, तो वो उसकी बेस पे पॉपुलेशन करेगा जिससे मैच करेगी उसके साथ। हाँ, बैक पॉपुलेशन का मतलब है कि हम इस वाले टेबल के अंदर ये पॉपुलेशन करना चाह रहे हैं और ये रन टाइम पे करेगा, टेबल में नहीं करेगा एक्चुअली, रन टाइम पे जब हम कॉल कर रहे होंगे फिर करेगा ये। तो गेट पोस्ट बाय यूज़र, तो वो फिल्टर के अंदर हम यूज़र आईडी पास करेंगे और उसको ऑल कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि वो जितने भी ये तो उस यूज़र की आ जाएंगे ना पोस्ट, गेट पोस्ट का होना चाहिए।